चलिए दोस्तों, अब आते हैं इसकी एंडिंग पर। एंडिंग आते आते हमें एगाथा का टैलेंट और अच्छी तरह समझ आता है। एज अ प्रीकॉक उसने ना सिर्फ जॉन को वो मिस्ट्री सुलझाने में मदद की, बल्कि उसने उसे और लारा को उनके बेटे शॉन के दुख से भी उबरने में मदद की। जब एन लाइवली के मर्डर के बारे में जानने के लिए वो घर की तरफ भागते हैं, तो वो एगाथा को शॉन के पुराने रूम में पाते हैं, जहां उसे कुछ विजन्स नजर आ रहे हैं, जिससे वो उन्हें ये बता रही है कि बड़ा होके शॉन ऐसा बन सकता था। वो उन्हें समझाती है कि मौत किसी चीज का अंत नहीं है, लोग फिर भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और शॉन उनकी जिंदगी में जो खुशियां लाया था वो उनके घर में आज भी मौजूद हैं। अगर इस तरह देखें तो एगाथा ना सिर्फ एक प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी है, बल्कि वो एक तरह की स्पिरिचुअल गाइड भी है, जो कि एक बुरे समाज में किसी एंजेलिक या होली प्रेजेंस की तरह लगती है। एगाथा के पास एक बायोग्राफी भी है, और इस सेक्शन में वो खुलासा करती है कि उसकी खुद की जिंदगी जॉन की जिंदगी से इतनी कॉमन है जितनी वो कभी सोच भी नहीं सकता। शॉन की तरह ही उसे उसकी माँ से दूर कर दिया गया और उसे प्रीकॉक बनने और एक आम इंसान जैसी जिंदगी ना जीने के लिए मजबूर किया गया। मौत से उसका खुद का रिश्ता बहुत ही ट्रॉमा से भरा हुआ था, इसलिए वो जॉन और लारा से सहानुभूति रखती है, जिन्होंने इतनी जल्दी अपने बेटे को खो दिया। लेमार बर्गिस यहाँ बहुत ही टेरिफाइंग विलन था, क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं है कि वो किसी को भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। उसके पिता जैसी खूबियां, सज्जनों जैसा बर्ताव और अपने अंदर दबी हुई इतनी क्रूरता को इतना बखूबी छुपा लेना, यही सब चीजें उसे और इफेक्टिव बनाती हैं। जब लारा जॉन के अरेस्ट होने के बाद उसके पास जाती है, तो वो उससे बहुत ही सॉफ्ट टोन में बात करता है और उसे बताता है कि उसका पति कितना अच्छा आदमी था। फिर वो उससे एक फादर की तरह ही अपनी टाई बांधने को कहता है। उसका ये शांत स्वभाव ही उसे ज्यादा अत्याचारी बनाता है। अब इस ट्विस्ट को ये बात और भी ज्यादा शॉकिंग बनाती है कि हालांकि वायलेंस और मर्डर्स को रोकना प्री क्राइम यूनिट का काम है, पर इतनी बड़ी बात इतने लंबे समय तक वहां कैसे छिपी रही। ये विडंबना या आयरनी तब और भी ज्यादा प्रबल हो जाती है कि जब हम लमार को प्री क्राइम इवेंट में उसके ऑनर में एक गोल्डन रिवॉल्वर मिलते हुए देखते हैं। ये रिवॉल्वर आखिरकार ऐसे इंसान के हाथ में आई है जो बहुत ही खतरनाक काम कर चुका है, जैसे कि हमने डैनी विटवर का ब्रूटल मर्डर देखा। इसी के साथ फिल्म स्ट्रक्चरल वॉयलेंस और वो पावर्स जो उसे प्रोटेक्ट करती हैं उनके बारे में एक स्टेटमेंट हमारे सामने पेश करती है कि ये मर्डर उतना ही इविल है जितना एक ट्रेडिशनल मर्डर, बस इसे देख पाना थोड़ा मुश्किल है। 2.5 घंटे की नॉन स्टॉप फ्यूचरिस्टिक एस्थेटिक्स और हाईटेक साइंस फिक्शन सिनारियोस को देखने के बाद फिल्म नेचुरल वर्ल्ड के पार आकर खत्म होती है। जब लमार का एक्सपेरिमेंट फ्लॉड साबित हो जाता है, तो पूरे प्री क्राइम डिपार्टमेंट का काम रोक दिया जाता है। हम देखते हैं कि जॉन और लारा साथ आ गए हैं और लारा प्रेग्नेंट है। साथ ही साथ प्रीकॉक्स को भी एक पर अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर एक ब्यूटीफुल वुडन वाटर साइड कॉटेज में घर मिल गया है, जहां उस फ्यूचरिस्टिक दुनिया का कोई नामो निशान नहीं है जिसमें उन्हें कैद किया गया था। कॉर्पोरेट इंटरेस्ट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ मिलने से इतनी सारी तबाही मिलने के बाद माइनॉरिटी रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि जिंदगी में सुकून और धीरज टेक्नोलॉजी, साइंस या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से नहीं आता। ये सिर्फ तभी आता है जब इंसान ऐसी चीज़ों से कनेक्ट करता है जो ह्यूमन हो और नेचुरल हो। इस फिल्म का हमें एंड में साइंस से हटकर नेचर के करीब ले आना, यही इस एंडिंग की खूबसूरती है।